Hello everyone. Today we will read chapter 6 of history, the first kingdoms of India. So let's start our chapter. Janapads and Mahajanpads. In the previous chapter, you have read that the later Vedic period, the Aryans had settled into the Ganga Valley. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था? जो आर्यंस थे वो कहाँ सेटल्ड हो गए थे? गंगा वैली पे. Okay, please put your mic on mute. They were divided into janas, our tribes. Each of them was ruled by a king called Raj. उनको जनास और ट्राइब्स में डिवाइड किया गया था. उनको जो रूल कर रहे थे, जो किंग थे, उनको क्या बोला जाता था? राजा. Some of the janas grew in size. उनमें से जो कुछ जना थे साइज में, यानी उनका जो एम्पायर था बढ़ गया था. Grew in size and powered by the big sacrifices performed by their rajans and came to be known as Janapads. उनमें से जो कुछ जन थे साइज के अंदर बढ़ गए थे और जो किंग थे उनके सेक्रीफाइस करके अपनी पावर को उन्होंने और बढ़ा दिया था और क्या बन गए थे वो? जनपद. जिसका क्या मतलब है? फुट होल्ड्स ऑफ द ट्राइब. जनपद मींस some janpads such as Magध, कोसला and अवंती become more important than the other. अब ये जो मगध, कोसला और अवंती थी ये बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे, इंपॉर्टेंट भी बन गए थे. एंड वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द महाजनपद. और उनको क्या बोला जाने लगा? महाजनपद. बाकी थे जनपद और इनको बोला जाने लगा महाजनपद. By the 6th century BC, there were 16 महाजनपद. अब 6th century BC के एंड तक वहाँ पे 16 महाजनपद हो गए. Out of which Magध emerged as the mighty one. उन सब में से जो मगध था वो सबसे बड़ा हो गया था. Most महाजनपद were monarchies and though some were republics. उनमें जो महाजनपद थे उसमें मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और कुछ में रिपब्लिक थी. तो मोनार्की में आपको पता ही है जैसे कि किंग और क्वीन या फिर उनके बाद उनके बच्चे, वही हेरिडिटरी जो राजन की पोजीशन लेते हैं. अब यहाँ पे देखिए कुछ जो हमारे महाजनपद हैं उनका नेम दे रखा है. There were 16 महाजनपद. अब इनके नेम और कहाँ पे ये थे? अंगा, भगलपुर एंड मोहनघरी इन बिहार, मगध, पटना एंड गया, काशी, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कोसला, अवध, लखनऊ रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पे थे, वजी रीजन ऑफ नॉर्थ बिहार, माला, गोरखपुर, चेदी ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड एंड वत्सा रीजन ऑफ इलाहाबाद, कुरु दिल्ली, पंचाला, बरेली, मत्स्य रीजन ऑफ जयपुर, सुरासेना मथुरा इन उत्तर प्रदेश एंड अस्माका गोदावरी वैली, अवंती उज्जैन इन मध्य प्रदेश एंड गंधारा रीजन ऑफ रावलपिंडी और कंबोजा कहाँ थे? अफगानिस्तान में. तो ये थे 16 महाजनपद. इनमें से कुछ में तो मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी और कुछ में रिपब्लिक थी. चलिए आगे पढ़ते हैं हम. Archaeologists have excavated a number of settlement in these जनपद. आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जनपद के बहुत सेटलमेंट एग्जावेट किए हैं. जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली में, हसनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरा नियर ईटा उत्तर प्रदेश. ये आर्कियोलॉजिस्ट ने सेटलमेंट फाइंड आउट किए हैं. अब मोनार्कीज. मोस्ट ऑफ द महाजनपद वर मोनार्कीज इन विच, जो मोस्ट ऑफ द महाजनपद थे वो कैसे थे? मोनार्कीज. जिसमें क्या होता था? इन विच द हेड ऑफ द स्टेट वाज अ मोनार्क और अ किंग. यानी हेड क्या था? मोनार्क या किंग. He was a hereditary ruler with the throne passing from father to son. वहाँ पे hereditary ruling चलती थी, यानी जो throne है वो father to son पास ऑन होती जाएगी. उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा.
The king's position was made strong because he had a large army and diverse sources of revenue. For example, Magda and Avanti. जो किंग की पोजीशन थी ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर गई थी क्योंकि उसके पास एक बड़ी आर्मी थी और उसके पास रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि मगध और अवंती ये महाजनपद बन गए थे क्योंकि यहाँ के राजाओं ने सेक्रीफाइस करके और बहुत अच्छा रेवेन्यू से अपने पावर को बढ़ा लिया था. द रिपब्लिक्स वर रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल. अब हमने मोनार्की पढ़ा, उसमें किंग जो हेड था. अब रिपब्लिक किसके द्वारा रूल होता था? पावर है बाय ए ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल ऑफ अ रिपब्लिक. यानी उनको इलेक्ट कौन करता था? आम आदमी. किंगशिप वॉज नॉट हेरिडिटरी, ऑल डिसीजंस वर टेकन डेमोक्रेटिकली. यानी लोग ही इलेक्ट करते थे और लोग ही डिसीजन करते थे. साक्यास एंड लिच्छवीज वर द इम्पोर्टेंट रिपब्लिक्स. उसमें था मगध और वजी और इसमें साक्यास और लिच्छवीज 16th सेंचुरी में थे. वजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली वाज अ रिपब्लिक. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम ये चैप्टर हिस्ट्री का है या फिर ज्योग्राफी या सिविक्स हिस्ट्री का? है बेटा, चैप्टर 6 हिस्ट्री. ओके मैम. द रिपब्लिक वर कॉल्ड जना और संगा. ठीक है, जो रिपब्लिक थे उनको क्या बोला जाता थे? जना और संगा. इन द जना और संगा देयर वर मेनी रूलर्स. जो मोनार्की थे उनमें जनपद और महाजनपद बोला जाता था, यहाँ पे जना और संगा बोला जाता है. उसमें जना और संगा में बहुत सारे रूलर्स थे. दे वर ऑल कॉल्ड राजास. उसमें सिर्फ एक ही राजा था मोनार्की में, किंग. इसमें बहुत सारे थे. These rajas met in assemblies and took all decisions through discussion and debate. वो डिसीजन लेते थे, डिस्कशन होती थी, डिबेट होती थी, उसमें जाके वो लोगों से राय लेते थे और डिसीजन लेते थे. वुमेन दास एंड कर्मकारास वर नॉट पार्टिसिपेट इन दी असेंबलीज. बोथ बुद्ध Buddha, the founder of Buddhism, and Mahavira, the founder of Jainism, belong to these republics. अब जैनिज्म और बुद्धिज्म लोग थे जो इन रिपब्लिक्स के फाउंडर थे. द डिफरेंस बिटवीन मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स. अब हमने मोनार्की के बारे में पढ़ा और रिपब्लिक के बारे में पढ़ा. अब इनमें डिफरेंस क्या था? इन द मोनार्कीज द किंग क्लेम्ड द रेवेन्यू और टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स. इन द रिपब्लिक टैक्स वाज क्लेम्ड बाय द एंटायर रूलिंग ग्रुप. ठीक है, मोनार्की में किंग क्लेम करते रेवेन्यू और टैक्स को, जबकि रिपब्लिक में टैक्स कौन करता था? रूलिंग ग्रुप. ईच मेंबर ऑफ द रूलिंग ग्रुप कॉल्ड हिमसेल्फ अ राजा एंड क्लेम द शेयर ऑफ द रेवेन्यू. हर ग्रुप का मेंबर था जो रूलिंग ग्रुप का, वो अपने आप को राजा कहलाता था और रेवेन्यू के लिए क्लेम करता था. इन द मोनार्की ओनली द किंग मेंटेन्ड अ रेगुलर आर्मी, whereas in republic each raja had his own independent army. मोनार्की में राजा की अपनी आर्मी थी, लेकिन रिपब्लिक में हर जो रूलिंग ग्रुप था उसके पास उसकी अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी थी. Monarchies were ruled by a single monarch who was the sole decision maker, whereas the republic functioned under the care of the assemblies, which were controlled by a group of powerful people. मोनार्कीज को रूल करने वाला सिंगल मोनार्क था जो कि पूरा डिसीजन उसी का ही था, जबकि रिपब्लिक फंक्शन कैसे करते थे? अंडर असेंबलीज, जो कि किसके द्वारा कंट्रोल होते थे? कंट्रोल बाय अ ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल. उनको कंट्रोल करने के लिए पावरफुल पीपल थे. लाइफ इन द महाजनपद. अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, कैसा वो एडमिनिस्ट्रेट करते थे अपनी आर्मी को. Most of the Mahajanpads had a capital which was protected by huge walls of wood. अब जो महाजनपद से उनकी अपनी कैपिटल होती थी जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, वुड की, ब्रिक की, स्टोन की, जो उसके चारों तरफ बनाई थी. फोर्ट वर बिल्ट टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द अटैक बाय द एनिमी किंगडम्स. किले बनाए जाते थे अपने किंगडम को आर्मी के अटैक से बचाने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए. The king was advised by the priest or पुरोहित and assisted by the ministers और अमात्यास. अब किंग को एडवाइस करने के लिए पुरोहित और प्रीस्ट थे और उनको एडवाइस असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स थे जिनको अमात्य बोला जाता है. इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड डिफेंस ही वाज असिस्टेड बाय द आर्मी कमांडर्स और सेनापति. अगर वार के मैटर होते तो उसको कौन असिस्ट करता था? सेनापति असिस्ट करता था.
The king maintained a large and well-equipped armies. Soldiers were paid regular salaries by their kings throughout the year. King मेंटेन करता था एक वेल इक्विप्ड आर्मी, जिनके पास अच्छे जो मतलब औजार होते थे, हथियार होते थे, ताकि और उनको सोल्जर्स को एक रेगुलर इनकम भी मिलती थी पूरे साल भर किंग की तरफ से. रेवेन्यू टू मेंटेन द बिग स्टेट एंड द लार्ज आर्मी, द किंग कलेक्टेड टैक्स रेगुलरली. अब राजा के पास पैसे कहाँ से आते थे? तो वो रेगुलरली टैक्स कलेक्ट करते थे. टैक्सेस वर पेड. अब ये टैक्स देते कौन थे? फार्मर्स, आर्टिसन जिसमें क्राफ्ट्समैन आते थे, एंड ट्रेडर्स, व्यापारी, हाथ से काम करने वाले लोग और खेती करने वाले, ये लोग टैक्स पे करते थे. टैक्स कुड बी पेड बोथ इन कैश एंड काइंड. टैक्स या तो कैश में भी दिया जाता था, या जैसे जो फार्मर्स थे उनकी जो क्रॉप्स होती थी उसमें भी उनका पार्ट, उसमें अपना पार्ट दे देते थे. टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज फार्मिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. अब क्रॉप्स पे टैक्स लगता था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ऑक्यूपेशन ही लोगों के पास ज़्यादा फार्मिंग ही करते थे. जनरली द टैक्स वॉज फिक्स्ड अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. क्या था टैक्स? जितना भी प्रोडक्शन होगा उनका 1/6 पार्ट उनको राजा को देना पड़ेगा. क्राफ्ट्समैन यूज्ड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फ्री लेबर टू द किंग. जो क्राफ्ट्समैन हाथ से बनाने वाले थे वो लोग क्या करते थे? वो अपना टैक्स कैसे पे करते थे? फ्री लेबर करते थे, राजा के लिए फ्री काम करते थे, वो इस तरह से अपना टैक्स पे करते थे. देयर वर टैक्सेस ऑन गुड्स बॉट एंड सोल्ड, यानी टैक्स गुड्स पे, सामान पे भी टैक्स है, उनको खरीदने पे और बेचने पे. Pastoral people pay taxes in the form of animal and animal produce livelihood. जो मतलब एनिमल पे डिपेंडेंट लोग थे वो क्या करते थे? वो एनिमल के फॉर्म में टैक्स पे करते थे, या एनिमल प्रोड्यूस जैसे कि मिल्क, घी, इसमें टैक्स देते थे. मतलब राजा को जो भी आदमी काम करता था उसको अपनी जो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम था उसमें उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ता. Even hunters and forest dwellers gave forest produce as tax. यहाँ तक कि जो हंटर्स थे या फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे वो भी फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्ट उनको मिलता था एज अ टैक्स वो किंग को देते थे. ट्रेड एंड कॉमर्स. टाउन्स डेवलप इनटू द सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. अब शहर बन गए, किसके सेंटर बन गए? ट्रेड और कॉमर्स के. बेटा टाइमली ज्वाइन किया करो. Good afternoon, ma'am. मर्चेंट एंड आर्टिसन लिव्ड इन दीज टाउन्स. अब टाउन्स के अंदर मर्चेंट रहते थे और आर्टिसन, हाथ से काम करने वाले क्राफ्ट्समैन रहते थे. एज ए ट्रेड के रूप में उनको अपना व्यापार चलाना होता है, इसलिए वो टाउन में रहते थे. द ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन फॉर्म देयर एसोसिएशन विच लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप्स. उन्होंने अपनी एसोसिएशन बना ली ट्रेडर्स ने, जो कि पर्टिकुलर ग्रुप्स के उनको ही देखभाल करते थे कि उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान. These associations were called श्रेणीज. इसको बोला जाता था श्रेणीज. Trade and commerce flourished in this period due to the introduction of money. अब ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे फैला? जैसे ही मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मनी ट्रांसफर होने लगी एक दूसरे के पास. मेटल कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर इंट्रोड्यूस्ड. मेटल के कॉइन बनने लग गए, एक दूसरे को कॉइन के रूप में उन पे मार्क किया जाने लगा, उन पे अपनी स्टैम्प की जाने लगी. दीज आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स बिकॉज दीज मेटल्स वर punched with images such as tree, fish, bull, elephant, etc. अब इनको पंच मार्क कॉइन भी बोला जाएगा क्योंकि इन कॉइन्स के ऊपर ट्रीज, बुल, एलिफेंट या किंग अपनी कोई ना कोई मार्क लगा देता था, जिसलिए इनको पंच मार्क कॉइन बोला जाएगा. द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इकोनॉमी लेड टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. अब जैसे ही मनी इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन हुआ, ट्रेड और कॉमर्स की ग्रोथ होने लगी, बढ़ने लगा. सोसाइटी. अब सोसाइटी में कितने जो वर्नास थे वो बढ़ते हैं. By this time society came into be rigidly divided into 4 वर्नास. सोसाइटी को 4 वर्णों के अंदर डिवाइड किया गया. ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा है वैदिक एज में भी. शूद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द राइट्स. उनको
सब राइट से डिप्राइव किया जाता था, उनको नहीं मिलते थे कोई भी राइट। एंड गिवन द लोएस्ट पोजीशन। आपको पहले भी पता है कि शूद्रास को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, तो उनकी पोजीशन लोएस्ट थी। द सोसाइटी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर अनइक्वल डे बाय डे। मतलब अर्ली टाइम से लेके अब तक अनइक्वल बनती जा रही थी, यानी जो पावरफुल लोग थे वो और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, और जो लो कास्ट थे, जो शेड्यूल्स टाइप थे, वो और ज़्यादा नीचे गिरते जा रहे थे। अनइक्वालिटी होती जा रही थी। द लाइफ ऑफ द हायर वर्नास, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियस, वर गाइडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रमास और 4 स्टेज। यानी जो हाई वर्नास के लोग थे, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, उनकी लाइफ को 4 आश्रम के कॉन्सेप्ट में गाइड किया जा रहा था। कौन से आश्रम थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यहाँ पे नीचे देखिए टिक भी दे रखी है आपकी। ब्रह्मचार्य होते हैं जो यज्ञ कर्म करते हैं, गृहस्थ में जो नॉर्मली हैप्पी मैरिड लाइफ करते हैं, और वानप्रस्थ होते हैं जो मांग के खाते हैं, सन्यासी जिन्होंने सब त्याग दिया होता है। ये 4 आश्रम हैं। इनमें ब्राह्मण और क्षत्रियों की लाइफ को उनको चूज करना होता है कि उन्हें किस आश्रम में जाना है। अब यहाँ पे केस स्टडी है मगध और वजीर। मगध में मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। Among the 16 Mahajanpad, it was Magध which became the most powerful and finally became the first empire of India. अब ये देखिए यहाँ पे मगध था, इंडिया का फर्स्ट एम्पायर बना, जो कि मोस्ट पावरफुल था। मगध had many capable rulers such as बिम्बिसारा, अजातशत्रु and महापद्मा नंदा। ये कैपेबल रूलर थे मगध के अंदर। They used all possible ways like wars and conquest, marriage, alliance to enlarge their kingdom. यानी उन्होंने अपने किंगडम को एनलार्ज करने के लिए हर पॉसिबल वेज को यूज किया। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगृह। ठीक है, कैपिटल कौन थी मगध की? राजगृह, जो कि मॉडर्न टाइम में इसको राजगीर बोलता है, जो कि बिहार में। इट वाज सराउंडेड बाय 5 hills and could not be penetrated easily. पेनिट्रेटेड का मतलब है जल्दी से उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, एंटर नहीं कर सकते। Later the capital was shifted to पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना। फिर बाद में उसकी पहले थी कैपिटल कौन सी? राजगृह, जो कि बिहार में थी। फिर पाटलिपुत्र को बनाया गया, जो कि पटना में थी। पाटलिपुत्र was surrounded by 3 rivers, गंगा, गंडक एंड सोन। ये 3 रिवर से सराउंडेड थी। These rivers provoked important for transport, water supply and making the land fertile. अब ये 3 रिवर से बहुत अच्छा काम हो रहा था उनका। लैंड फर्टाइल हो रही थी, वाटर सप्लाई हो रही थी अच्छी, ट्रांसपोर्ट हो रही थी, कुछ इधर से उधर जाती थी। इन सम पार्ट्स मगध हैड फॉरेस्ट वेयर एलिफेंट्स रोम फ्रीली। मगध के कुछ पार्ट्स में जंगल थे जहाँ पे एलिफेंट फ्रीली घूमते थे, तो एलिफेंट्स को कैप्चर करके उनको ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए। फॉरेस्ट वुड हेल्प द पीपल टू बिल्ड हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स। अब जो जंगल में लकड़ी थी उनको यूज किया जाने लगा घर बनाने में, कार्ट्स बनाने में या रथ बनाने में युद्ध के लिए। मगध ऑल्सो एंजॉयड एन एडवेंटेजियस जियोग्राफिकल पोजीशन। वहाँ की उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन भी बहुत एडवेंटेजियस थी, क्योंकि वहाँ पे रिच आयरन डिपॉजिट थी, जो कि राजगीर के पास में थी। अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध, जो कि मगध की अर्लीस्ट कैपिटल थी। The easy availability of rich iron ore in the region enabled the Magध rulers to make a variety of effective weapons. अब आयरन और इजीली अवेलेबल हो रहा था, तो क्या हुआ? मगध के लोगों ने इजीली वेपन बनाने शुरू कर दिए, हथियार बनाने शुरू कर दिए। मगध ले एट द सेंटर ऑफ मिडिल गैगेंटिक। कहाँ पे था ये? एट द सेंटर ऑफ मिडिल गैगेंटिक प्लेन, जो कि बहुत ही फर्टाइल एरिया था। The farmers could produce a lot of crops and the king could get a lot of taxes. अब मगध कैसे बना था पावरफुल? आयरन ओर थी, 3 रिवर से सराउंडेड थी, बहुत अच्छा मिनरल्स थे और फॉरेस्ट गुड मिल जाती थी, तो अपने आप वो बनेगी स्ट्रॉन्ग। They use this money to build up a powerful state and strong army. अब यहाँ पे देखिए फर्टाइल एरिया भी मिल गया उनको, फार्मर्स को अच्छी क्रॉप्स उगाने के लिए फर्टाइल लैंड मिल गई, और अगर लैंड फर्टाइल होगी, अच्छी प्रोडक्शन होगा, तो राजा को अच्छा रेवेन्यू मिलेगा,
तो इससे क्या हुआ, मगध और स्ट्रांग होता गया और बिल्डअप और अच्छी आर्मी होने लगी। द रूलर्स ऑफ मगध बेनिफिटेड फ्रॉम द राइज ऑफ टाउन। अब जैसे जैसे शहर शुरू हो गए, उनको जो मगध के रूलर थे उनको फायदा होने लगा। दे मेड प्रॉफिट्स आउट ऑफ द ग्रोइंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड चार्ज टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ गुड्स। उन्होंने प्रॉफिट बनाने शुरू किए, किससे? व्यापार और कॉमर्स से, और टैक्स लगाने शुरू कर दिए गुड्स पे, thereby getting well to build up a rich state and a strong army। अब ये आपको ये सारा बता रहा है कि मगध कॉमर्स में बेटा जो ट्रेड व्यापार इसी से रिलेटेड ही है, ठीक है। हम कॉमर्स पढ़ते हैं ना, उसमें हमें क्या सिखाया जाता है कि अपने पैसों का हिसाब किताब करना, ये सारी चीजें, व्यापार करना किस तरह से। Thus by 6th century BC the Aryans had progressed from a nomadic pastoral economy of cattle rearing to a fully active urban economy। अब 16th century BC तक आर्यंस ने क्या प्रोग्रेस की। वो पहले जानवर चराने वाले, खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, जो कि अब वहाँ से खेती करने वालों से बढ़ के उनकी इकोनॉमी अब कैसी बन गई थी? फुली एक्टिव अर्बन इकोनॉमी बन गई थी, एकदम एक्टिव अर्बन इकोनॉमी, शहरी बन गई थी। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब ये हुआ कैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, रिवर्स थी, उनको फॉरेस्ट लैंड मिलती थी, रिवर की वजह से अच्छा प्रोडक्शन होने लगा, फर्टाइल लैंड थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में होने लग गया। ट्रेड बढ़ गया, कॉमर्स बढ़ गया। नाउ द पावरफुल रूलर कुड कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस एंड मेंटेन लार्ज परमानेंट आर्मीज। अब ट्रेड बढ़िया हो गया, एग्रीकल्चर बढ़िया हो गया, कॉमर्स बढ़िया हो गया, तो जो रूलर्स थे वो अपनी आर्मी को परमानेंट बनाने लगे। पहले ऐसा नहीं था कि आर्मी तैयार की जाती थी जब उनको लड़ाई की ज़रूरत हो, लड़ाई होती तभी आर्मी बनाई, लेकिन फिर जैसे जैसे वो स्ट्रांग होते गए उन्होंने परमानेंट आर्मी बनानी शुरू कर दी। अभी आ गया वजी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपब्लिकन स्टेट ऑफ ड्यूरिंग बुद्धास पीरियड वाज वजी। महात्मा बुद्ध के पीरियड के टाइम पे सबसे बड़ा रिपब्लिकन स्टेट था वजी। प्रेजेंट डे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। आज के टाइम पे वो जगह मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बिहार में है। इट्स कैपिटल वाज वैशाली, वैशाली वहाँ की कैपिटल है। इट वाज सेटल्ड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द रिवर गंगा। ये कहाँ पे सेटल है? रिवर गंगा के नॉर्दर्न साइड। वजी वाज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिक्स और जनसंघास, मतलब 8 जनसंघाओं के मेल से बना है, आउट ऑफ विच लिच्छवी एंड विदेहा वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्फेडरेसी। द कन्फेडरेसी वाज रूल्ड बाय अ ट्राइबल पीपल। इस कन्फेडरेसी को रूल करते हैं ट्राइबल पीपल, विच कंसिस्टेड ऑफ सेवरल संघास। उसके अंदर बहुत सारे संघाओं के लोग जुड़े हुए हैं। ईच ऑफ द संघा वाज रूल्ड बाय ए राजा। हर संघ का अपना एक राजा है। द संघा चूज a representative to take part in the meeting of वजी जना परिषद। ठीक है, जो संघा है एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है जो कि मीटिंग पार्टिसिपेट करता है, किसकी? वजी जना परिषद की, पीपल ऑफ काउंसिल ऑफ वजी। अब यहाँ पे हम do you know that one of the first known democracy of the world, just like our republic, was born in the Athens, a city state of ancient Greece। जो फर्स्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी थी वो ग्रीस के एक शहर एथेंस में थी। ऑल फ्री मैन अबव द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज्ड एज सिटीजन, यानी जो 30 एज से ऊपर के लोग थे उनको एज ए सिटीजन रिकॉग्नाइज किया जाता था। दे मेट रेगुलरली इन पब्लिक मीटिंग whereas anyone could speak and tell the government what it should be doing। जहाँ पे हर कोई इंसान, मतलब एथेंस की बात बता रहे हैं, जहाँ पे हर कोई इंसान जाके बता सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको फ्री था।
दे वोटेड फॉर और अगेंस्ट न्यू लॉज एंड चूज गवर्नमेंट ऑफिसर्स। वो फॉर वोट कर सकते हैं अगेंस्ट में भी और फेवर में भी, और गवर्नमेंट के ऑफिसर को चूज करते थे। दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वेयर ऑल द सिटीजन टेक पार्ट डायरेक्टली इन द रनिंग ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल सिटीजन टेक पार्ट इन डायरेक्टली इन द रनिंग ऑफ द स्टेट। However, women, foreigners and slaves were non-citizen। अब देखो यहाँ पे citizen कौन है, women, foreigners और slaves वो non-citizen थे and did not enjoy any right। उनको कोई right नहीं था, सिर्फ men। Thus it was most democratic if you were a man, otherwise it was not। ये एथेंस की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। अब हम थोड़ा सा important terms देख लेते हैं। एम्पायर, राज्य, अ वास्ट टेरिटरी रूल्ड बाय एन एम्परर, जो कि एक एम्परर जिस पे रूल करता है उसको बोलते हैं एम्पायर, राज्य। फोर्टिफाइड, बिल्डिंग ऑफ फोर्ट्स एंड फोर्ट वॉल्स फॉर द डिफेंस ऑफ द सिटी, यानी ऐसे बिल्डिंग्स जो कि शहर की डिफेंस के लिए बनाई जाती हैं। जनपदा, सेटलमेंट्स इनहैबिटेड बाय पीपल और जना, ऐसे सेटलमेंट्स जो कि जना और लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। महाजनपद, लार्ज स्टेट। मनाकी, रूल्ड बाय द किंग। पुरोहिता, प्रीस्ट को बोला जाता है। एंड आश्रमास, द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ अमंग द अपर वर्णास, यानी ऊपर वाले वर्णों, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के लिए जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ थे वो थे। अब हम एक बार इसका फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, उससे हमें ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अराउंड 6th century BC, they emerged about 16 जनपद in North India। 6th century BC के अराउंड 16 जनपद नॉर्थ इंडिया में इमर्ज हुए। Later some of these जनपद become the far more powerful and were called the महाजनपद। धीरे धीरे ये जनपद पावरफुल होते गए रेवेन्यू और टैक्स और ट्रेड और कॉमर्स की वजह से, तो ये बन गए महाजनपद। Most of the महाजनपद had monarchical system of government, though some were republics। इनमें ज़्यादा में मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी और कुछ में रिपब्लिक थी। तो मोनार्की में कौन कहाँ थी, बड़े बड़े जो महाजनपद से वो कौन से, मगध, अवंती, वत्सा, कोसला, ये। और रिपब्लिक में वजी किंगडम कंसिस्टेड ऑफ 8 रिपब्लिक्स। वजी किंगडम के अंदर 8 रिपब्लिक्स उसके साथ जुड़े हुए थे। एग्जाम्पल साक्या, लिच्छवीज, विदेहा, ये इसके एग्जाम्पल। 2 गवर्नमेंट के सिस्टम थे, रिपब्लिक और मोनार्कीज। 2 मेन सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में 2 ही गवर्नेंस के सिस्टम थे। कौन से थे, रिपब्लिक एंड मोनार्की। अब यहाँ पे देखिए इनमें फर्क क्या था। मगध हैड इट्स कैपिटल एट पाटलिपुत्र। मगध में उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द महाजनपद। सब जनपद में सबसे ज्यादा पावरफुल था। क्या, किस वजह से था, वास्ट मिनरल रिजर्व, फर्टाइल लैंड, पेरिनियल रिवर, यानी पूरे साल बहने वाली रिवर, फर्टाइल लैंड और मिनरल के रिजर्व, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, ये सारी चीजों ने उनकी पावर और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा दिया। एम्बिशियस रूलर्स, रूलर्स भी अच्छे थे, जैसे कि बिम्बिसारा, अजातशत्रु, इन्होंने अपनी प्रेस्टीज को बढ़ा लिया। मतलब अपने जो भी उनके पास चीजें थी उनके राज्य के अंदर, उनको वास्टली उन्होंने यूज किया और अपनी पावर को बढ़ा लिया। जबकि वजी में, द वजी हैड देयर कैपिटल एट वैशाली इन बिहार। उनकी कैपिटल थी वैशाली जो कि बिहार में थी। उसकी कॉन्फेडरेसी में 8 क्लैंस थे। ईच क्लैन वॉज रूल्ड बाय ट्राइबल पीपल, मतलब हर ग्रुप को ट्राइबल पीपल रूल करते थे। It was a democratic system based on the selection of the administrative authorities and not heredity। ये यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम यूज होता था जहाँ पे लोगों से ही लोग ही इलेक्ट करते थे और लोग अपनी राय भी देते थे। यहाँ पे हेरिडिटरी नहीं था, जबकि मोनार्की में हेरिडिटरी था। किंग के बाद उनका बेटा बनेगा, फिर उनके बाद उनका बेटा। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी। Other officials like Amatya, Purohit and Senani used to assist the king। सबसे पावरफुल किंग, अमात्य, पुरोहित और सेनानी उसको असिस्ट करेंगे, यानी असिस्टेंट थे किंग के। The king maintained a large and well equipped army। बहुत बड़ी आर्मी बनाते हैं किंग।
टैक्स फिक्स किए गए थे किस पे? 1/6 जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके रेगुलर प्रोड्यूस पे 1/6 पार्ट उनको किंग को देना पड़ेगा, क्योंकि किंग रेगुलरली कलेक्ट कर रहा था। सोसाइटी कैसी थी? द सोसाइटी ऑफ मगध वॉज डिवाइडेड इंटू द 4 वर्णास। आपने पढ़ा है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। अपर वर्ण की लाइफ थी, उनको 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास। मतलब सोसाइटी में जो ऊपर वाले 2 वर्ण थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर थी कंपैरेटिवली नीचे वालों से। ट्रेड एंड कॉमर्स, द मर्चेंट एंड आर्टिसन, आर्टिसन होते हैं हाथ से काम करने वाले लोग, लिव्ड इन द टाउन्स, ये शहरों में रहते थे। द ट्रेडर एंड क्राफ्ट्समैन फॉर्म देयर एसोसिएशन कॉल्ड श्रेणीज, व्यापारियों ने अपनी एसोसिएशन बना दी थी, वो एसोसिएशन ही उनके फेवर के बारे में सोचती थी, जिसको बोला जाता था श्रेणीज। दे हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट विद द फार ऑफ लैंड्स, तो दूर दूर तक उनके ट्रेड के कॉन्टैक्ट थे, वो दूर दूर तक ट्रेड करते थे ताकि और ज़्यादा उनके पास प्रॉस्पेरिटी आ सके। दे वर प्रॉस्पर एंड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू स्टेबल पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी वो स्ट्रॉन्ग होते गए, खुशहाल होते गए, किसकी वजह से? स्टेबल पॉलिटिकल अथॉरिटी की वजह से। इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स एडेड टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब जैसे ही सिल्वर और कॉपर के कॉइन आने शुरू हो गए, ट्रेड और कॉमर्स को और ज़्यादा ग्रोथ मिलना शुरू हो गई। थोड़ा सा हम इसकी एक्सरसाइज कर लें, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। What was the early capital of Magध? पाटलिपुत्र, अर्ली थी ये। The association of traders and craftsmen were called, क्या बोला जाता था उनको? श्रेणी। Name the animal used by Magध state. First time in war, कौन सा यूज किया जाता? Yes, horse. ये चैरियट में भी यूज किया जा रहा था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, these are for Varnas. How many republics together constitute the Vajji Confederacy? 8 clans होते थे जो मिलके एक confederacy बनाते थे। There were how many जनपद, महाजनपद? 16. Most of the महाजनपद were monarchy, लेकिन उनमें से कुछ थे republic. The first capital of Magध? Rajgriha. And the capital of Vajji? Vaishali. And Sakyas and Lichvis were the important republics of the 6th century. ठीक है, अब हम क्लोज करेंगे, इसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और मैच द फॉलोइंग। Magध emerged as the first and the most powerful empire. This is true. And then the monarchical Mahajanpas, the head of the state was a monarch. Yes. Taxes collected by king could be paid in cash. No. In goods. Production पे भी था. Society was divided into 5 varnas, not 4 varnas. In the matters of war, the king was assisted by the army commander or senapati. Yes. वार होती थी तो सेनापति उनको असिस्ट करता था। बिंबिसारा किंग ऑफ मगध। वैश्यास looked after the trade को देखने का। शूद्रास क्या करते थे? served other caste. And monarchy King claimed the revenue. And Athens a city state of ancient Greece. Okay, this chapter is clear. Yes, ma'am.